ये एनुलिन्स क्या होती हैं या ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके फुलफिल होने पे किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम एनुलिन्स कह सकते हैं। इन एनुलिन्स में एरोमेटिसिटी किस तरह से चेक की जाती है। वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक, मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। फर्स्ट ये कि एनुलिन्स क्या होती हैं और सेकंड ये कि एनुलिन्स में एरोमेटिसिटी किस तरह से चेक की जाती है। ये हमारा एरोमेटिसिटी सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि कंपाउंड में हक्कल रूल को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है या फिर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करके कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक बनता है। उसी वीडियो लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि पेरिफेरल रेजोनेंस क्या होता है और किन कंडीशन के कारण पेरिफेरल रेजोनेंस वाले कंपाउंड एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक बनते हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि एनुलिन्स में हक्कल रूल को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनुलिन्स होती क्या है। अगर कोई भी कंपाउंड इन कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो ऐसे कंपाउंड को एनुलिन्स कहा जाता है। नंबर 1, ऐसे कंपाउंड में केवल एक ही रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी ये जो कंपाउंड होते हैं ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। नंबर 2, इन कंपाउंड में जो रिंग होती हैं उसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कंजुगेशन होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। इसी कारण से ऐसे कंपाउंड को हम कंजुगेटेड पॉलीइंस भी कहते हैं। नंबर 3, ये हमेशा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होने चाहिए, किसी भी तरह से और कोई भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नंबर 4, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnHn होता है। किसी भी एनुलिन का नाम रखने के लिए हम यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट को यूज करते हैं जिसके अंदर स्मॉल n लिखा जाता है और इसके बाहर यहाँ पे एनुलिन रखा जाता है। अब यहाँ पे स्मॉल n का मतलब क्या है? अब यहाँ पे स्मॉल n का मतलब ये है कि आपके उस मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इस स्मॉल n का मतलब ये है कि उसमें टोटल पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन थे। अब खास बात यह है कि हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात करी है, पाई बॉन्ड की बात नहीं करी। जैसे सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड को देखूं तो ये कंपाउंड मेरे पास मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी इससे कंडीशन फर्स्ट फुलफिल हो गई। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में है, यानी इससे सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। और अगर मैं इसमें देखूं तो सभी एटम जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो अगेन इससे थर्ड कंडीशन फुलफिल हो गई। और इसका जो फॉर्मूला है वो C4H4 आएगा, यानी इससे फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब अगर मान लो मुझे इस कंपाउंड का नाम रखना है, क्योंकि इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन है, इसे मैं 4 एनुलिन कह सकता हूं, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं इस कंपाउंड में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा ये 4 एनुलिन कहलाएगा। इसी तरह से जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भी मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। इस मॉलिक्यूल में भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट में है और ये मॉलिक्यूल भी हाइड्रोकार्बन है। और इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला C6H6 है, यानी ये एनुलिन की सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर मैं बेंजीन को एनुलिन का नाम देना चाहूं तो ब्रैकेट में अब मैं 6 लिखूंगा, क्योंकि इसमें टोटल 6 कार्बन है, या मैं ऐसा कह सकता हूं इस मॉलिक्यूल में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, इसलिए बेंजीन को 6 एनुलिन कहा जा सकता है। आज का ये वीडियो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के साथ इंटरकनेक्टेड है और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने हक्कल रूल को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज का वीडियो अच्छे से समझ में आए तो पहले हम हक्कल रूल को समराइज कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है और उसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या फिर sp हो, ऐसी कंडीशन में वो पूरा कंपाउंड जो होता है वो प्लेनर नेचर का होता है, यानी फ्लैट होता है। और अगर उस कंपाउंड में कंजुगेशन प्रेजेंट हो, या ऐसा कह लें कि उस कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपाउंड दो तरह के रूल को फॉलो कर सकता है। या तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, या फिर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अगर कंपाउंड इन कंडीशन को फुलफिल करता है और उसमें इनमें से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो उसमें कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है, तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है।
और अगर मान लो कंपाउंड इन कंडीशन को फुलफिल करता है और उसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट हो रही है वो इनमें से कोई है, तो ऐसा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कहलाता है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा तीसरी कैटेगरी का जो कंपाउंड होता है उसे हम नॉन एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक कहते हैं। ऐसे कंपाउंड की खास बात ये होती है कि ऐसा कंपाउंड इनमें से एक से ज़्यादा कंडीशन को भी फुलफिल कर सकता है। यानी अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर एक से ज़्यादा कंडीशन फुलफिल हो रही है, ऐसी कंडीशन में ये कंपाउंड जो होता है नॉन एरोमेटिक कहलाता है, जिसे हम नॉट एरोमेटिक भी कह सकते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकते हैं और ओपन चेन भी हो सकते हैं। जितने भी ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो हमेशा नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है और उसे नॉन एरोमेटिक नेचर का होना है तो उसमें कम से कम एक ऐसा एटम प्रेजेंट होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना जरूरी है। और sp3 नेचर होने के कारण अब वो कंपाउंड जो होगा कभी भी प्लेनर नहीं बन पाएगा, और सभी नॉन प्लेनर जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा नॉन एरोमेटिक नेचर के होते हैं। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है और उसमें हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बट उसमें क्रॉस कंजुगेशन प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो कंपाउंड हमेशा नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है। अब बात करते हैं डिफरेंट एनुलिन्स में एरोमेटिसिटी किस तरह से कंसिडर की जाती है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 4 एनुलिन्स को। यहाँ पे मेरे पास साइक्लोब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है जिसको मैं 4 एनुलिन्स कह सकता हूँ। इस कंपाउंड में हक्कर रूल की कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो कंपाउंड है हम ये चेक करते हैं क्या ये साइक्लिक है क्या, क्योंकि इस कंपाउंड में किसी एक जगह से मूव करके वापस मैं उसी जगह पे आ सकता हूँ, इसमें लूप बन सकता है, यानी कि ये कंपाउंड जो है वो साइक्लिक नेचर का है। क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं और सब कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये कंपाउंड जो होगा वो प्लेनर नेचर का होगा, क्योंकि इसके हर कार्बन का या हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, यानी कि इसने सेकंड कंडीशन प्लेनर नेचर को भी फुलफिल कर लिया। अगर इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक पाई बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, और इस कंप्लीट डीलोकलाइजेशन के कारण ही अपने कह सकते हैं कि इसने थर्ड कंडीशन को भी फुलफिल कर लिया। चूंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये जो कंपाउंड होगा ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, यानी इस रूल को फॉलो करने के कारण ही साइक्लोब्यूटाडाइन यानी कि 4 एनुलिन जो होता है वो एंटी एरोमेटिक बन जाता है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि ये जो तीनों तरह के कंपाउंड होते हैं इनकी स्टेबिलिटी का एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ये होता है, जिसमें से एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। इसका मतलब साइक्लोब्यूटाडाइन यानी 4 एनुलिन जो होता है वो लीस्ट स्टेबल नेचर का होता है, कभी भी रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता या रूम टेम्परेचर पे इसे प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। अगर ये नॉर्मल कंडीशन में प्रिजर्व नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल होता है अपने एक पाई बॉन्ड का होमोलाइटिकली क्लीवेज कर लेता है, यानी ये इस पाई बॉन्ड को इस तरह से तोड़ता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाए। इन दोनों कार्बन को हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइटेड कर रहा है। अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास इस तरह का एक डायरेडिकल या फ्री रेडिकल मिलेगा। अगर मान लो सपोज मेरे पास इस तरह के 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो इस तरह से मेरे पास इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में इस तरह से ज्वाइन होंगे कि इन दोनों के जो फ्री रेडिकल है वो आपस में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले। जब ये आपस में यहाँ से नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से डाइमराइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बना कि इसको ऐसा करने में फायदा क्या हुआ। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो साइक्लोब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और इसकी नेचर जो होती है एंटी एरोमेटिक होती है। और अभी इसी वीडियो में हमने देखा है कोई भी साइक्लिक कंपाउंड अगर उसमें एक भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम है तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाता है, क्योंकि इस कंपाउंड में ये जो हाइलाइटेड कार्बन है इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, और इसी कारण से ये जो कंपाउंड होगा ये नॉन प्लेनर नेचर का हो जाएगा। और नॉन प्लेनर नेचर का होने के कारण अब इस कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो था एंटी एरोमेटिक था और डाइमराइज होकर ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है। अगर इन दोनों की आपस में स्टेबिलिटी की बात करें तो अभी हमने देखा है कि जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है
उसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी कारण से ये कंपाउंड जो होता है डाइमराइज हो जाता है और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है। इसी तरह से बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी एन्युलिन की सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। क्योंकि इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, या मैं ऐसा कह लूँ इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इस कारण से बेंजीन को मैं 6 एन्युलिन कह सकता हूँ। अब बात करते हैं 6 एन्युलिन में एरोमेटिसिटी की। क्योंकि ये कंपाउंड साइक्लिक है और इसके हर एटम का यानी हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और sp2 होने के कारण बेंजीन का जो पूरा मॉलिक्यूल होता है वो प्लेनर नेचर का होता है। और अगर इसमें मैं टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसमें 3 पाई बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में है और 1 पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है, और बेंजीन का मॉलिक्यूल 4n+2 पाई रूल को फॉलो करता है और इसमें n की वैल्यू 1 होती है। इसलिए बेंजीन यानी 6 एन्युलिन का जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक नेचर का होता है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, इस बेंजीन के मॉलिक्यूल का बेंजाइन के मॉलिक्यूल के साथ कंपैरिजन करना है। और सबसे खास बात यह है कि बेंजाइन का मॉलिक्यूल जो होता है वो एन्युलिन नहीं होता। हमने इसको सिर्फ इसीलिए कंसिडर करा है ताकि इसका बेंजीन के साथ कंपैरिजन किया जा सके। अगर बेंजाइन के मॉलिक्यूल को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, क्या ये ट्रिपल बॉन्ड है या कुछ स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। तो इसका आंसर ये है कि इन दोनों कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता वो sp होता, और sp होने के कारण इनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता। इस कारण से यहाँ पर रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप हो जाता और रिंग जो होती वो हाईली अनस्टेबल होती। तो बात करते हैं ये बॉन्ड होता कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है उसमें इन 6 कार्बन के पास इंडिविजुअली एक 2p ऑर्बिटल होता है, और सभी 6 कार्बन का ये जो 2p ऑर्बिटल होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पे हमने केवल 2 कार्बन के p ऑर्बिटल को बनाया हुआ है, बाकी इसी तरह से बाकी बचे हुए 4 कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा वो इनके पैरेलल होगा। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो पैरेलल p ऑर्बिटल होते हैं वो ही रेजोनेंस में या कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए बेंजीन में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। अब बात करते हैं बेंजाइन में ये जो बॉन्ड है ये किस नेचर का है। ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड ना होकर ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है। अगर मैं इस बॉन्ड को देखूं तो ये जो ब्लू कलर से हमने बना रखा है ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जिनकी ओवरलैपिंग होने से यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसी तरह से इसमें बाकी जो 6 कार्बन हैं उनके 2p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अगर इस कार्बन के इस 2p ऑर्बिटल को और इस sp2 ऑर्बिटल को देखूं तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, जिसे हम ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं, वो रेजोनेंस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ये जो बॉन्ड है जिसको मैंने हाईलाइटेड करा है ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। चूंकि यहाँ पे रिपल्शन होता है इसलिए ये जो बॉन्ड होता है ये वीक नेचर का होता है। इसी कारण से जो बेंजाइन का मॉलिक्यूल होता है वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर बेंजीन में ये 6p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं तो बेंजीन का मॉलिक्यूल इस तरह से कंजुगेशन शो कर सकता है, जिसके लिए मैं कह सकता हूँ इसमें इस तरह का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। बट बेंजाइन के मॉलिक्यूल में होगा क्या, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हाईलाइटेड बॉन्ड है ये कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि रेजोनेंस में केवल पैरेलल p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेंजाइन के मॉलिक्यूल में अगर मैं हक्कर रूल को ऑपरेट करना चाहूँ तो जो बेंजाइन का मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल बेंजीन की तरह से ही अंदर के इन 3 पाई बॉन्ड के कारण कंजुगेशन शो करता है। यानी बेंजाइन के मॉलिक्यूल में ही बेंजीन की तरह से टोटल इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन होने के कारण बेंजाइन का मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक नेचर का होता है। अगर मैं इसमें रेजोनेंस को शो करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बेंजाइन के मॉलिक्यूल में अंदर वाले जो 3 पाई बॉन्ड हैं इनका ही रेजोनेंस होता है। ये जो हाईलाइटेड बॉन्ड है जो कि एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है ये कभी भी अपनी कंडीशन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। इसी तरह से साइक्लोओक्टाटेट्राइन, जिसे हम कोट कहते हैं, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये भी एन्युलिन की कंडीशन को फुलफिल करता है। क्योंकि इसमें 8 कार्बन प्रेजेंट है, या मैं ऐसा कह लूँ इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए
इस साइक्लोओक्टाटेट्राइन को मैं 8 एनुलिन कह सकता हूं। अब बात करते हैं इस पे हक्कल रूल की। ये कंपाउंड साइक्लिक होता है और इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसलिए इस कंपाउंड की जो नेचर है वो प्लेनर होनी चाहिए। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइक्लोओक्टाटेट्राइन का जो मॉलिक्यूल है वो कभी भी प्लेनर नहीं होता, ये हमेशा नॉन प्लेनर यानी टब शेप का होता है। और टब शेप की नेचर होने के कारण क्या होती है कि यहाँ के जो p ऑर्बिटल हैं वो यहाँ के p ऑर्बिटल के साथ इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और अभी हमने देखा कि परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल जो होते हैं वो रेजोनेंस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और इसी कारण से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं साइक्लोओक्टाटेट्राइन के मॉलिक्यूल में इस तरह का इक्विलिब्रियम शो करूं कि उसमें अंदर के पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम उसमें कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जबकि बेंजीन के मॉलिक्यूल में अभी हमने देखा था कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है उसमें मैं इस तरह के इक्विलिब्रियम को शो कर सकता हूं कि इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। इसीलिए जो बेंजीन का मॉलिक्यूल था उसमें डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर थे और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर थे, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और इसी कारण से इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में दो अलग अलग कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ना आकर केवल एक ही बॉन्ड लेंथ आई थी, जो कि 139 पिकोमीटर के इक्वल थी। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि इसके डबल बॉन्ड में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करैक्टर हो और सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर हो, यानी इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो। बट साइक्लोओक्टाटेट्राइन का जो मॉलिक्यूल होता है वो टब शेप होता है, और टब शेप होने के कारण अभी हमने मेंशन किया कि इसमें इस तरह का कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अब ये है, अब इसमें दो तरह की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए जो कि एक्सरे में रिपोर्टेड भी है। इसमें एक बॉन्ड लेंथ जो है वो 146 पिकोमीटर की आती है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है। और इसी तरह एक बॉन्ड लेंथ जो है इसमें 133 पिकोमीटर की आती है, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है। इन दो बॉन्ड लेंथ का आना इस चीज का इंडिकेशन है कि बेंजीन की तरह से इसमें इस तरह का कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन की तरह से साइक्लोओक्टाटेट्राइन का मॉलिक्यूल प्लेनर ना होकर टब शेप का है। बिल्कुल इसी तरह से गिवन कंपाउंड में मेरे पास टोटल कार्बन 10 है, या मैं ऐसा कह लूँ इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा ये 10 एनुलिन कहलाएगा। अगर इस कंपाउंड में हक्कर रूल की बात करें तो जो पूरा कंपाउंड है वो साइक्लिक नेचर का है और इसके हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए इस कंपाउंड को प्लेनर नेचर का होना चाहिए था। बट अगर इन दोनों कार्बन की बात करें और इनकी नंबरिंग करें तो ये 1 नंबर कार्बन होगा और ये 6 नंबर कार्बन होगा। अब खास बात यह है, जब इस कंपाउंड का एक्सरे किया गया तो वहां यह देखा गया कि इस कंपाउंड की जो एक्सपेक्टेड नेचर थी वो प्लेनर आनी चाहिए थी, बट 1 नंबर कार्बन का हाइड्रोजन और 6 नंबर कार्बन का ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, और रिपल करने के कारण ये जो कंपाउंड होता है वो नॉन प्लेनर नेचर का बन जाता है। और अभी इसी वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जितने भी नॉन प्लेनर कंपाउंड होते हैं ऐसे कंपाउंड हमेशा नॉन एरोमेटिक होते हैं, और नॉन एरोमेटिक होने का मेन रीजन ये रहता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो p ऑर्बिटल होते हैं वो पैरेलल नहीं रह पाते, वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, इसलिए उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में जो प्लेनरिटी है वो इन दोनों हाइड्रोजन के कारण डिस्ट्रॉय हुई है। अब अगर मान लो मैं किसी भी तरीके से इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दूं, तो इस कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए और इस कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इसको एरोमेटिक होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके इस 1 नंबर और 6 नंबर कार्बन के बीच में बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे ही इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, अब ये जो कंपाउंड होगा हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि अब ये कंपाउंड नेफ्थलीन बन जाएगा। और नेफ्थलीन में टोटल 5 पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होता है, या मैं ऐसा कह लूं नेफ्थलीन के हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। अब ये पूरा कंपाउंड जो होता है वो प्लेनर नेचर का होता है, क्योंकि इसके हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है। क्योंकि इसमें ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, इसलिए जो नेफ्थलीन की नेचर होगी वो प्लेनर फ्लैट होगी, और इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ही अब ये नेफ्थलीन जो होगा इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो होगा। और इसी कारण से अब नेफ्थलीन की जो नेचर होगी वो एरोमेटिक नेचर बन जाएगी। इसी तरह से इन दोनों हाइड्रोजन को अगर मैं कुछ इस तरह से रिमूव करूं और इन दोनों कार्बन को मैं किसी Z एटम की हेल्प से जोड़ दूं
और Z एटम जो है यहाँ पे CH2, ऑक्सीजन, NH या सल्फर हो सकता है। तो ऐसा जो कंपाउंड होता है ये भी एरोमेटिक होता है। अब ये एरोमेटिक किस तरह से है, इसके लिए हमको पेरिफेरल रेजोनेंस समझना होगा। पेरिफेरल रेजोनेंस को हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर इस कंपाउंड के रिगार्डिंग बात करें तो पेरिफेरल रेजोनेंस वाले कंपाउंड में जो कंपाउंड की पेरिफेरी होती है या कंपाउंड की टेरिटरी होती है, केवल वहीं पे ही रेजोनेंस को कंसिडर किया जाता है। अगर मैं इस हाईलाइटेड हिस्से को देखूं तो इस कंपाउंड में टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण ही अब ये जो कंपाउंड होगा वो पेरिफेरल रेजोनेंस के कारण एरोमेटिक बन जाएगा और इसमें कभी भी इस Z एटम को कंसिडर नहीं किया जाता। यानी कि इस कंपाउंड के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इसमें टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और ये कंपाउंड भी 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है और इसीलिए इसकी जो नेचर है वो एरोमेटिक नेचर है। और ये हुआ क्यों है, ये इसमें पेरिफेरल रेजोनेंस के कारण हुआ है कि इसमें पेरिफेरल रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब बात करते हैं 12 एनुलिन की। 12 एनुलिन कंपाउंड में हमको ये ध्यान में रखना है कि इस कंपाउंड को किस टेम्परेचर पर आइसोलेट किया है या किस टेम्परेचर पर इसको स्टडी किया जा रहा है। अगर मान लो इस कंपाउंड को रूम टेम्परेचर पर या फिर हायर टेम्परेचर पर स्टडी किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये कंपाउंड नॉन प्लेनर बन जाता है और नॉन प्लेनर नेचर होने के कारण अब ये कंपाउंड जो होगा वो नॉन एरोमेटिक कहलाता है। अगर मान लो इस कंपाउंड को लो टेम्परेचर पे स्टडी या आइसोलेट किया जाए तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा कंपाउंड प्लेनर होता है और इसमें टोटल जो है 12 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। इस कारण से अब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा और एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि हायर टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर ये नॉन प्लेनर क्यों बन जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि जो ब्लू कलर के हाइड्रोजन है ये आपस में रिपल्शन करते हैं और ये रिपल्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में वाइब्रेशन हो और इस वाइब्रेशन को करने के लिए इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। इसी कारण से हाई टेम्परेचर पे इन तीनों हाइड्रोजन में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा और कंप्लीट कंपाउंड जो होगा वो नॉन प्लेनर नेचर का बन जाएगा और नॉन प्लेनर नेचर का होने के कारण अब इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ये कंपाउंड जो होगा रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर पर नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। अब अगर मान लो एन्युलिन में 14 कार्बन हो या फिर उसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन हो तो ऐसी जो एन्युलिन होती हैं वो 14 एन्युलिन कहलाती हैं। अब यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि 14 एन्युलिन के डिफरेंट आइसोमर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने जो आइसोमर कंसिडर किया है ये उसका प्लेनर आइसोमर है। इस प्लेनर आइसोमर में टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा वो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा और इस कंपाउंड की जो नेचर होगी वो एरोमेटिक नेचर होगी क्योंकि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है। अब मान लो इन कार्बन को जो हमने नंबरिंग किए हुए हैं इन 10 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर और 30 नंबर कार्बन, इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस कंपाउंड में इस कार्बन को हमने 15 माना हुआ है और ये 16 नंबर कार्बन है और इन पे दोनों जो मिथाइल प्रेजेंट है जिसको हमने ग्रीन कलर से हाईलाइटेड करा है ये एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में प्रेजेंट है। इसलिए इस कंपाउंड को हम ट्रांस 15-16 डाई मिथाइल डाईहाइड्रोपायरीन कह सकते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये जो कंपाउंड होता है ये एरोमेटिक नेचर का होता है। अब खास बात ये है कि 15 नंबर कार्बन और ये 16 नंबर कार्बन ये मुझे sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहे हैं, बट ऐसी कंडीशन में इस कंपाउंड में पेरिफेरल रेजोनेंस देखा जाता है। इस कंपाउंड की पेरिफेरी पर टोटल जो है 14 पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है। इसलिए ये जो कंपाउंड होता है इसमें यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद भी ये कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक नेचर का होगा और इसमें 4n+2 पाई रूल फॉलो होगा। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि एन्युलिन्स क्या होती हैं और इनमें किस तरह से हैकर रूल को ऑपरेट किया जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और इस चैनल का मटेरियल रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।